प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पासी समाज के इतिहास पर। पासी समाज को ब्राह्मणिक व्यवस्था में अस्पृश्य अर्थात अछूत जातियों में रखा गया है, परंतु इस समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। भारतीय इतिहास में भी पासी समाज के इतिहास को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। इस वीडियो के अंदर पासी समाज की उत्पत्ति, पासी समाज की उपजातियां और पासी समाज की समान जातियों पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। तो ये है पहला वीडियो पासी समाज के बारे में। इसके बाद पासी समाज के कौन कौन से राजा हुए और उन राजाओं ने क्या किया, कहां पे शासन किया, ये सब मैं आपको दूसरे भाग में बताऊंगा। इस भाग में केवल 3 जो तथ्य हैं उनकी ही चर्चा मैं करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत की। ये सामने आपको बुक दिखाई दे रही है, पासी समाज दर्पण। इसके लेखक हैं राम प्रकाश सरोज। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसमें जो जानकारी मिलती है बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चैनल के टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से इसे मंगवा कर आप लोग पढ़ सकते हो। इस बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से। प्रमुख तथ्यों की अगर बात की जाए तो मैं केवल 3 तथ्यों की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाला हूं। पहला है पासी समाज की उत्पत्ति और दूसरा है पासी समाज की जो उपजातियां हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और तीसरा है पासी समाज की समान जो जातियां हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो की जो शुरुआत है वो यहां से करते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार अन्य जातियों का उद्भव तथा विकास हुआ होगा, उसी प्रकार शूद्रेतर अर्थात अंत्यज वर्ग की प्रमुख जाति पासी की भी उत्पत्ति एवं विकास हुआ होगा। अंत्यज समूह आर्य वर्ग का न होकर मूलतः अनार्य प्रजाति का महत्वपूर्ण भाग है। आजकल जो आर्य और अनार्य के संबंध में बात की गई है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने का विचार कर रहा हूं, क्योंकि आज जिन्हें हम आर्य समझते हैं दरअसल वो आर्य हैं ही नहीं, वो ग्रीक्स हैं और ग्रीक्स कभी आर्य हुए नहीं हैं, यहूदी कभी आर्य नहीं हुए हैं और यही मुख्य कारण था कि यहूदियों को हिटलर ने मारा था। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस विषय पर बहुत जल्द आपको वीडियो लाकर देने वाला हूं। आगे लिखा है आर्यों द्वारा उन्हें वर्ण व्यवस्था के अंदर लाया तो गया, परंतु इस वर्ग की उपजातियां अपने विश्वासों, आस्थाओं और परंपराओं के दृष्टिकोण से आर्य समूह की जातियों से अलग चली आ रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी जिन लोगों को हम आर्य समझते हैं या उच्च जाति का समझते हैं, उनकी जो आस्था है, परंपरा है, विश्वास है, वो थोड़े से अलग हैं और जिन्हें हम निम्न जातियां समझते हैं उनके आस्था, विश्वास, परंपरा अलग हैं। अभी भी हम ये देख सकते हैं। आगे लिखा है ज्ञातव्य है कि वर्ण व्यवस्था के अंदर जो समूह है जो कार्य कर रहा था, उस कार्य के अनुरूप उस समूह की पहचान हेतु उसे एक नाम दे दिया गया था। यही नाम उस समूह की जाति कहलाई। जाति के विकास के इस नियम के अनुसार समाज के एक समूह को उसके काम को ध्यान में रखकर पासी नाम दिया गया होगा, ऐसा लेखक का मानना है। आज के पासी समूह का उस समय क्या काम रहा होगा, किन परिस्थितियों में ये नाम पड़ा होगा तथा क्या प्राचीन काल में भी यह समूह पासी नाम से संबोधित किया जाता रहा होगा, इन सब बिंदुओं पर विश्लेषण आगे किया जा रहा है। पासी जाति की प्राचीनता, इसकी ऐतिहासिकता तथा इस जाति के राजाओं के संबंध में प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान R.B. रसेल की पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 लंदन, पृष्ठ संख्या है 380 से 385, 1916। ये आपको ध्यान रखना है। लेखक ने पासी को द्रविड़ जनजाति का माना है, आर्य जनजाति का नहीं माना है। और ये बात मैं खुद ही स्वीकार करता हूं कि जितनी भी निचली जातियां आज के समय में मानी जाती हैं, ये सभी आर्य वर्ग की नहीं है। आगे लिखा है जिसने राजपूतों द्वारा जीते जाने से पूर्व तक
अवध के एक भाग पर राज किया था। अवध के भाग पर ही नहीं, पूरे भारत में राज किया था। राजस्थान के भी बहुत से जो क्षेत्र हैं उन पर राजपूत काल से पहले इन्हीं लोगों का राज था। जब हम इतिहास को गहराई से समझते हैं तब ये बात हमें पता चलती है। आज भी राजस्थान की भाषा में वो शब्द मौजूद हैं, उन पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत से इतिहास की जानकारी हमें स्वतः ही मालूम हो जाती है। आगे बात करते हैं पासी नाम पर मुख्य मत। अब जैसे ये पासी नाम पड़ा है इस जाति का, तो ये नाम कैसे आया, इसके संबंध में भी मैंने कई जो ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया। उनमें अतिशयोक्ति कहानियां ज्यादा मिलती हैं कि भगवान परशुराम के पसीने से इनकी उत्पत्ति हुई, इसी कारण ये पासी कहलाए। जबकि ये जो मत है वो केवल गढ़ा गया है मन के आधार पर लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है पासी जाति की उत्पत्ति तथा उनके नाम के संबंध में प्रचलित कई मतों में से 4 मत मुख्य हैं। प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण मत पांसिक मत के अनुसार पासी शब्द संस्कृत भाषा के पास शब्द से आया है तथा यह व्यवसाय पर आधारित है। और ये बात सही है कि पासियों का जो नाम पासी है वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, ना कि और जो कथाएं प्रचलित हैं उनसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना है। लिखा है प्रसिद्ध समाजशास्त्री कुरुक महोदय ने अपने ग्रंथ दी कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध वॉल्यूम 4 कलकत्ता 1896 पृष्ठ संख्या 138 से 152 में पासी जाति की उत्पत्ति के संबंध में पासी समाज में प्रचलित कुछ मतों का उल्लेख किया है। जो पासी समाज है उसमें जो कुछ प्रचलित मत हैं उनको उन्होंने अपनी बुक में दर्शाया है। आगे लिखा है उनके अनुसार पासी शब्द संस्कृत के पांसिक शब्द से आया है या पासिक शब्द से आया है, दोनों मिलते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। पासिक का भाव उस व्यक्ति से है जो अपने व्यवसाय में एक विशेष प्रकार के पास या रस्सी का प्रयोग करता है, जैसा कि पासी ताड़ के पेड़ पर चढ़ने में प्रयोग करता है। हिंदी में पास या पासा शब्द रस्सी या फंदे के भाव में प्रयोग किया जाता है। इसको समझना है, पास या पासा शब्द रस्सी या फंदे के भाव में प्रयोग किया जाता है। पास का प्रयोग करने वाले को पासिक कहा गया है। पासिक शब्द बिगड़कर कालांतर में अर्थात बाद में पासी शब्द बन गया है। इसको आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। आर्य अनार्य सभी को ताड़ी जैसे नशीले पेय की जरूरत थी। ताड़ जैसे पेड़ पर चढ़कर उसका रस अर्थात ताड़ी निकालने का काम किसी हस्तपुष्ट व्यक्ति को सौंपा गया होगा। ताड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी के फंदे की जरूरत पड़ती है, जिसे तब पास या फंदा कहा गया होगा और उस फंदे के कारण ताड़ का रस निकालने वाले को पासिक कहा गया होगा। कालांतर में पासिक शब्द पासी में बदल गया, यानी बाद में वही जो पासिक शब्द था वो पासी में बदल गया और ये समय के साथ होता है। उस काल के ये पासिक आज की पासियों के पूर्वज रहे होंगे। ताड़ संबंधी कार्य करने के कारण उसे आज भी शासनादेशों में पासी के साथ ताड़माली नाम दिया गया है। संस्कृत के पासिक शब्द से पासी शब्द का निकलना इस बात का संकेत करता है कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ताड़ के पेड़ पर चढ़कर उसका रस निकालता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ये कार्य करने वाले को पासी कहा जाता है, यानी ताड़ के जो पेड़ होते हैं उन पर चढ़ के जो रस निकालने वाले व्यक्ति हैं उनको पासी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। व्यवसाय संबद्ध पासी शब्द किसी सीमा तक पासी की गतिविधियों के अनुरूप पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी सन 1956 के आदेश में पासी को ताड़माली शब्द के साथ लिखा गया है। ये भी यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखना है। पासी को क्या लिखा गया है? ताड़माली लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र व बिहार में ताड़ का रस उतारने का कार्य पासियों के पुश्तैनी धंधे के रूप में चला आ रहा है, इसी कारण इनका नाम पासी पड़ा है। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में आपको रखना है कि 1956 के आदेश में पासी को ताड़माली शब्द के साथ लिखा गया है, इसीलिए मैंने इस मत को यहाँ पे लिया है। और भी मत हैं लेकिन वो एक अतिशयोक्ति कहानियों के रूप में मौजूद हैं और इतिहास कहता है कि अतिशयोक्ति कहानियों पर केवल मान्यताएं चल सकती हैं, इतिहास नहीं। इतिहास के लिए
प्रूफ होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पाली की उपजातियों के बारे में। जिस प्रकार भारतीय समाज अनेक जातियों व उपजातियों में बटा है, उसी प्रकार पाली जाति भी उपजातियों में बटी हुई है। उपजाति अनेक कारणों से बनती है। जाति का नाम मुख्यतः उसके व्यवसाय का द्योतक होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। जो जैसा काम करता था उसको वैसा ही नाम दे दिया गया, और व्यवसाय से जुड़े होने के कारण धीरे धीरे वो जाति के रूप में बदल गई। अतः गोत्र भी उपजाति बनने का कारण होता है। एक उपजाति किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है तो कुछ का फैलाव व्यापक यानी बड़ा होता है। पासी जाति भी अनेक उपजातियों में बटी हुई है। दी पासीज ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 की जनगणना पर आधारित इस अध्ययन में पासी की उपजातियों पर विभिन्न विद्वानों के नामों के साथ उनके अध्ययन क्षेत्रों तथा विचारों का उल्लेख निम्न प्रकार से संक्षेप में किया गया है। यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया है उसको ही पढ़ के मैं बता रहा हूँ, और उसको ही आपको समझना है अच्छे से। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। भारत में पासी की उपजातियां, और इधर आप लोग ध्यान दीजिए 1891 की जनगणना के आधार पर राजपासी, बोरासी, कैथवास, मोथी, आरख, मिर्जापुर, भर, बोरासी, कैथवास, प्रहरी, पसमंगता, बनारस, भर, गुजर, कैथवास, त्रिशुलिया, पासीवान, चिड़ीमार, व्याध, जैसवार, बिहारी, मध्य प्रदेश, राजपासी, गुजर, कैथवास, त्रिशुलिया, मंगता, चिड़ीमार, घुड़चढ़ा, बहेलिया, खटीक, बिहार, कमानी, गेदुहा, ब्याध, त्रिशुलिया, ये उपजातियां हैं। इनके बारे में आगे और भी विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर पासी जाति में गोत्र, पासी जाति में केवल कश्यप गोत्र की जानकारी है। कहा जाता है कि कुल 3 कश्यप हुए हैं, उनमें से 2 ब्राह्मण तथा 1 बौद्ध थे। चूंकि पासी अनार्य ट्राइब से हैं, आर्य लोग नहीं हैं ये, और आज का पासी उन्हीं की क्या है, संतानें हैं। अतः उनका जो संबंध है वो ब्राह्मण कश्यप से ना होकर जो बौद्ध कश्यप हैं उनसे रहा है। ज्ञातव्य है कि अन्य वर्णों से सगोत्रीय यानी एक ही पूर्वज की संतानों के बीच विवाह वर्जित है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु पासी जाति में ऐसा नहीं है। आगे लिखा है, संभवतः यह प्रथा इस कारण है कि आर्यों द्वारा ही वर्ण व जाति व्यवस्था अनार्यों पर लादी गई थी। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, ये सम्राट अशोक के बाद हमारे देश में आई है। उससे पहले हमारे देश में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। आगे लिखा है, परंतु शादी विवाह आदि के मामले में यह वर्ग अन्य वर्णों से अलग रहा है। कौन सा? पासी समाज। इस कारण ये अपने प्रजाति के नियमों के अनुसार अपने शादी विवाह सगोत्र में करते रहे। गोत्रों की संख्या बढ़ने से भी उपजातियों की संख्या बढ़ती है, और इससे जाति के अंदर ज्यादा बिखराव आता है। जब गोत्रों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी फिर उपजातियां बनेंगी, फिर जो जाति होती है वो बिखर जाती है, उनके बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं, और कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि ऊंच नीच की भावना भी पैदा हो जाती है। एक ही जाति है और उसके अंदर ऐसे सिस्टम हमें भारतीय समाज में अनेक जातियों में दिखाई देते हैं। जाति एक ही है और उनमें भी ऊंच नीच का जो सिस्टम है वो बना हुआ है। जाति भी एक ही है, इसके बावजूद ऐसा हमें कुछ जातियों में आज भी दिखाई देता है। पासी में अनेक गोत्रों का न होना एक दृष्टिकोण से अच्छा है। अब बात करते हैं पासी की समवंशी जातियों की, यानी जो समान वंशी जो जातियां हैं उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया है इस पे आपको ध्यान रखना है। लिखा है, पासी जाति के सदस्यों की शारीरिक बनावट, व्यवसाय, खान पान, रहन सहन आदि के दृष्टिकोण से अन्य जातियों से तुलना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि पासी जाति मिली जुली जातियों का समूह है। सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री विद्वान रसेल ने ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 लंदन 1916 पेज नंबर 380 से 385 में इनके मिले जुले होने पर बल देते हुए कहा है, गुजर, ग्वाल,
अहिर, आरक व खटीक और बहेलिया पासी के उपभाग प्रतीत होते हैं। अहीर व ग्वाला एक ही व्यवसाय अर्थात पशुपालन करने वाले एक ही डाल की दो टहनी हैं और अपने नाम के साथ यादव, सिंह या सिंह यादव लिखते हुए अपने को कृष्ण का वंशज मानते हैं। ग्वाल या ग्वाला अलग जाति है जो अनुसूचित जाति में आती है। यहाँ पर समझना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो ग्वाला हैं वो ही यादव हैं, वही अहीर हैं, जबकि जो यादव हैं वो अलग हैं, ग्वाला हैं वो अलग हैं। काम दोनों का एक जैसा है पशुपालन का, लेकिन दोनों अलग हैं। अहीरों की अगर बात करें तो अहीर नागवंशियों में आते हैं। हमारा जो समाज है वो इस तरह से बिखरा हुआ है कि इसके इतिहास को ठीक से समझ पाना बहुत मुश्किल का काम है। अगर ज्यादा खोजबीन करो तो समझ सकते हो इस बात को कि कौन सा समाज कैसे और कहां जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्वाला जो समाज है वो अलग है, अहीर समाज है वो अलग है। यहाँ पर यादव समाज की बात की जाए तो यादव समाज में भी दो भाग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो वो यादव हैं जो खुल के ब्राह्मणिक व्यवस्था का विरोध करते हैं और एक यादव वो हैं जो खुल के ब्राह्मणिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यहाँ पर एक ही समाज में दो विचारधाराओं प्रचलन दिखाई देता है। इसी तरह से जो ग्वाला समाज है वो अनुसूचित जाति का भाग है। एक और जाति का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम है अहेरिया। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से होंगे तो इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अहीर और अहेरिया ज्यादा फर्क नहीं है नामों में, एक जैसे नाम है और ये नागवंशियों के समूह की एक जाति है। क्योंकि अही शब्द का अर्थ क्या होता है? नाग। नाग को कभी कभी अही, अहू, असु लिखा जाता है। आगे बात करते हैं गुजर, पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर जो गुजरों की बात की गई है स्पष्ट तौर पे ये दिखाई देता है कि गुजर कुषाण और हूणों का मिश्रण है। उनके गोत्रों को आप ध्यान से देखिए, वहां पे आपको कुषाण भी मिलेंगे, गुर्जर भी मिलेंगे और भी जाति के हैं वो भी मिलेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राचीन समय में जो लोग जो कार्य करते थे, चाहे वो किसी भी वंश के हों, किसी भी परंपरा के हों, बाद में उनके व्यवसाय को एक नाम दिया गया और बाद में वही नाम जाति के रूप में बन गया। ये आपको यहाँ पे समझना है। गुजर मुस्लिमों में भी आते हैं। गुजर, पासी ये भी पशुपालक रहे हैं और संभवतः कभी एक रहे हों तथा अब भी वह एक दूसरे की निकटता महसूस करते प्रतीत होते हैं। इन सभी जातियों और पासी के बीच खान पान, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है, भले ही इनमें अन्य प्रकार की समानता दिखाई दे रही हो हमें। लेकिन क्या पासियों की जातियां गुर्जरों में होती हैं? नहीं होती हैं। क्या मुस्लिम जो गुर्जर हैं उनमें होती हैं? नहीं होती हैं। क्या ग्वाला समाज में होती हैं? नहीं होती हैं। यदुवंशियों में नहीं होती हैं। व्यवसाय की दृष्टि से ये अलग दिखाई देते हैं और बाद में वही व्यवसाय एक जाति के रूप में बदल गया। उत्तर प्रदेश में बहेलिया, चिड़ीमार, ब्याध जातियां भी फील्ड में पासी के निकट आती प्रतीत होती हैं, क्योंकि किसी भी सीमा तक इनमें रस्सी या रस्सी से बने जाल द्वारा अपना धंधा करने की व्यवसायिक समानता पाई गई है। बिहार में ब्याध, बहेलिया पूर्णतः पासी उपजातियां हैं, यानी पासी की ये उपजातियां हैं। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि अगर किसी समाज में उपजातियां बनी हुई हैं, वो आपस में लड़ रही हैं किस बात को लेकर कि हम उच्च हैं और ये निम्न हैं। इस बात को लेकर भी उनमें आपस में मतभेद हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करने वाला हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ सम्राट अशोक के बाद वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये चालू की गई है। उससे पहले हमारे यहाँ कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट तौर से भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में नहीं बांटा है। और ना ही वहां पे उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात की है, ना ही वहां पे उन्होंने जाति व्यवस्था का जिक्र किया है। और इससे स्पष्ट रूप से ये संकेत होता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं थी। ये वर्ण व्यवस्था कब आई? अशोक के बाद आई। और अशोक के बाद हमारे यहाँ कौन आया? ग्रीक्स आए, शक आए, पहलू आए, कुषाण आए, हूण आए। इन्हीं आक्रमणकारी जातियों ने यहाँ के राजाओं को पराजित किया और उन पे पहले वर्ण व्यवस्था,
फिर बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था को थोपा और बाद में यही लोग स्वयं को आर्य भी कहने लगे, जबकि ये लोग किसी भी रूप में आर्य नहीं हैं। आजकल हमें इतिहास में ये चीज बार बार पढ़ाई जाती है, जो निम्न जातियों के लोग हैं वो आर्य नहीं हैं, वो या तो द्रविड़ हैं या अनार्य लोग हैं। जब आप इतिहास का अध्ययन करो बहुत गहराई से तो आपको ये वहां पे मालूम चलेगा कि जिन्हें हम आर्य समझ रहे हैं वो आर्य नहीं हैं, वे ग्रीक्स हैं, इनको हम आर्य समझ रहे हैं। और जिन्हें हम निम्न समझ रहे हैं वास्तव में वे कौन हैं, इस पर मैं आगे एक विस्तृत वीडियो लाने वाला हूं। उसमें आपको मैं समझाने वाला हूं कि आर्य कौन है और अनार्य कौन है, और आजकल जो अपने आप को आर्य कह रहे हैं वो कौन है। हमारी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे ज्यादा जो बिखराव है वो मौर्य वंश के पतन के बाद हुआ है। सबसे ज्यादा उसी समय हुआ है। पहले वर्ण व्यवस्था, फिर वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और ये ऊंच नीच की भावना सिर्फ निम्न जातियों में ही है। ये ब्राह्मणों में भी दिखाई देती है, क्षत्रियों में भी दिखाई देती है, वैश्य समाज में भी दिखाई देती है, भारतीय समाज के सभी वर्गों में ये दिखाई देती है। और ये भारतीय समाज में एक बीमारी की तरह काम कर रही है जो समाज को एक नहीं होने देती। इस वीडियो के अंदर मैंने पारसी समाज की उत्पत्ति के बारे में आपको बताया, पारसी समाज की जो उपजातियां हैं उनके बारे में बताया, और पारसी समाज की जो समान जातियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये पारसी समाज पर पहला वीडियो है। इसमें आपको मैंने जो प्रारंभिक जानकारी है वो दी है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पारसी समाज के कौन कौन से राजा हुए, उन राजाओं ने क्या किया, कहाँ के राजा थे, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो अन्य तथ्य हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से उस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। अगर आप लोग ये बुक पढ़ना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से मंगवाकर इसे आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।